मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा, रूमेटोलॉजिस्ट, एबी रूमेटोलॉजी सेंटर हैदराबाद से हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूमेटोलॉजिकल कंडीशन जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स का पोरस होना। यूजुअली इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। जब तक पेशेंट को फ्रैक्चर नहीं होता तब तक अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बोन्स कितने वीक हैं। बल्कि और ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि मार लगना, गिरना, उसके बाद फ्रैक्चर होना। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि फ्रैक्चर हो के पेशेंट गिरता है। तो सिंपल चीज़, जैसा मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने 1 किलो की बिरयानी भगोने में से मिक्स करके निकाल रहे थे, ये दोनों बोन्स फ्रैक्चर हो गए हैं। तो जब तक उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बोन्स वीक है बल्कि, तो ये स्क्रीनिंग में मालूम होती है। अदरवाइज पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं रहते, जिसकी वजह से इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। तो पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बोन्स कैसी रहती और कैसा वीक होते, वीक होने के फैक्टर्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये है नॉर्मल बोन। अगर हम देखें, इसका बोन के अंदर का आर्किटेक्चर बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत क्लोजली निट है। मगर जैसे जैसा बोन्स वीक होते हैं उस वैसा ये आर्किटेक्चर उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये है ऑस्टियोपीनिया, मतलब थोड़ा सा लूजन अप हुआ है, ये ऑस्टियोपीनिया है। ये है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये सुराखों के जैसा बनना बोन्स के अंदर ही चालू हो गया। ये फीमर वाली बोन है, थाई बोन। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। अगर सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो ये सुराख और बड़े बड़े हो जाते हैं। कभी यहाँ से यहाँ अगर बोन ब्रेक हुई तो हम उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स ये बीच के छोटे छोटे जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस टूटते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो फ्रैक्चर। मगर माइक्रो फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। यूजुअली माइक्रो फ्रैक्चर होते रहता, हील होते रहता, फिर नया फ्रैक्चर होता रहता, तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रीट करना चालू कर देना चाहिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस अवॉइड करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस आने के बाद ट्रीट करना नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस आने को डिले करने के लिए पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बोन रिजर्व सही हो। बोन रिजर्व सही होने के लिए यूजुअली लेट 20s मैक्सिमम 30 पे पीक बोन मास आ जाता। मतलब बोन की जो स्ट्रेंथ रहती वो पीक रहती है 30 ईयर्स पे। 30 के बाद धीरे धीरे बोन का पीक कम होना चालू हो जाती है। और पीक बोन मास डेवलप होने के लिए चाइल्डहुड, एडोलेसेंट और अर्ली यंग एज में उसका ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। सन एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर यूजुअली सन एक्सपोजर, पूरी बॉडी कवर्ड है तो सन एक्सपोजर इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल। सन एक्सपोजर बोल तो एटलीस्ट 40% ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट। तो वैसा देखना चाहिए। तो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, आपके घर में अगर धूप आ रही है तो स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स की पतली सी नाइटी पहन के, नाइटी को पैर के ऊपर से उठा के यू हैव टू सिट इन द सनलाइट। और सनलाइट एक्सपोजर यूजुअली अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर जैसा नून के बाद आप सन एक्सपोजर करेंगे तो वो सन रेज आर हार्मफुल टू द बॉडी। मॉर्निंग सन रेज आर वेरी हेल्पफुल। तो मॉर्निंग सन रेज लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, ज़रूरत है तो कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं बोन मास इंप्रूव करने के लिए। एक बार पीक बोन मास की एज चले गई, 30 क्रॉस कर लिए, तो वी कैन नॉट गो बैक। वो टाइम पे डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना चाहिए। अगर कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। सन एक्सपोजर का ध्यान रखना चाहिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ये वो करके। तो उससे बोन जो पीक है मास की वो धीरे धीरे जो कम होती है उसकी अपन तेजी को कम कर सकते हैं बाय हेल्पिंग योर बॉडी मेंटेन अ प्रॉपर बोन मास। यूजुअली 40 के बाद, यूजुअली इंडियन वुमेन की मेनोपॉज की एज है 44। तो 44 के बाद जैसा मेनोपॉज होता या पेरीमेनोपॉजल स्टेज होता तो सडन डिप होता है कैल्शियम, विटामिन डी में और बोन्स की स्ट्रेंथ में। तो वो टाइम पे भी कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉजल स्टेज। एक बार मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद एवरी ईयर 2 to 4% बोन डेंसिटी गिरते जाती है। द बिगर द एज द मोर चांसेस ऑफ द बोन्स टू बी वीक।
यूजुअली 55-60 के बाद में बोन डेंसिटी स्क्रीनिंग मेथड है। आजकल वो कई कैंप्स लगते हैं, मगर वो कैंप्स आर नॉट डायग्नोस्टिक। वो कैंप्स खाली स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं और इनडायरेक्ट मार्कर है वो, तो उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट से कोई उतना ताल्लुक नहीं है। तो ये है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। कभी कभी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में होता जो ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिससे बोन्स वीक हो सकते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का डोज अगर 7.5 या 10 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा है और स्टीरॉयड का यूसेज 3 to 6 मंथ से ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं आए जैसा मेडिसिन प्रोटेक्टिव ले लेना चाहिए, देना चाहिए पेशेंट को, या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको स्टार्ट कर देंगे इफ़ द नीड बी टू कंटिन्यू स्टीरॉयड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। फिर मेडिसिन लाइक थायराइड मेडिसिन, एंटीकोगुलेंट्स, ये सब चीज़ों, एंटी एपिलेप्टिक्स, फिट्स के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, ये सारे मेडिसिन और कई मेडिसिन हैं जिससे बोन्स वीक हो सकते हैं। ये है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। द अदर रीजन इज सर्जिकल मेनोपॉज। जैसा कम एज में हिस्टेरेक्टमी हो गई है, उसके साथ ओवरीज भी निकाल दिए हैं, तो बोन्स वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज हार्मोन्स कट ऑफ हो गए हैं बॉडी से। और जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली वुमेन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल एज, उन लोगों में रहता है। जेंट्स को अबव 60-65 भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, उनको भी होता है, लेकिन उनको 10 ईयर्स बाद होता है कंपेयर टू वुमेन। और अगर लेडी मल्टीपैरस है, मतलब 2-3 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हुए हुए हैं, अर्ली हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है, तो और ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए ऐसे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। जैसा ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो जाता है, हम स्क्रीनिंग करें, स्क्रीनिंग में हमको मालूम हुआ ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसका इलाज शुरू करना चाहिए। इलाज में टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं। पेशेंट के कंडीशन की सिवियरिटी को देख के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस है तो टैबलेट से कंट्रोल हो जाता। मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस है और कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ हुआ है पेशेंट को, तो भी टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है। अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है या माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस है लेकिन फ्रैक्चर हो गया है, तो इंजेक्शंस देना चाहिए। इंजेक्शंस में डेली लेने के इंजेक्शंस है, उसको बोलते हैं टेरिपेराटाइड। ये इंजेक्शंस में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस और मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर के लिए रिजर्व करके रखती हूँ। और दे आर स्टडीज़ जो बताते हैं कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर हुआ है तो फर्स्ट 1 ईयर में 5 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है सेकेंड फ्रैक्चर होने की। तो फर्स्ट फ्रैक्चर अगर हम अवॉइड नहीं कर सके तो सेकेंड फ्रैक्चर होने की रिस्क कम करना चाहिए बाय गिविंग देम मेडिसिन्स। इंजेक्शंस 6 मंथली इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन ये कोई भी ट्रीटमेंट वन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार दे दिए बस हो गया, नहीं। अगर हम टैबलेट्स दे रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन 6 ईयर्स तक देते हैं। और बोन डेंसिटी मालूम करने के लिए डेक्सा स्कैन करके देखते हैं। डेक्सा स्कैन की वैलिडिटी है फॉर 2 ईयर्स। यूजुअली 2 साल में एक बार हम टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम टेस्ट करें, मालूम हुआ ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके लिहाज से जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है पेशेंट को वो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करें। 2 साल के बाद फिर रिपीट करके देखते हैं बोन डेंसिटी, ये मालूम करने के लिए कि देर से ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर उसमें मालूम हुआ कि बोन्स और ज़्यादा वीक हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट को एस्केलेट करना पड़ेगा। और इंजेक्शंस जो हम देते हैं मिनिमम 1.5 ईयर देना है। अगर 2-3 मंथ्स दे के आप बंद कर दिए बोन स्ट्रेंथनिंग इंजेक्शंस तो यूजुअली उसका बेनिफिट सस्टेन नहीं रहता। हम 1.5 ईयर तक दे के 6 मंथली इंजेक्शन से फॉलो अप करते हैं। पहले डायग्नोस कराना, डायग्नोस हुआ तो सीवियरिटी मालूम करना, सीवियरिटी मालूम करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ ट्रीटेबल प्रॉब्लम, इट डजंट हैव एनी सिम्टम्स, तो पहले स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। For everybody who is above 50 to 55 to 60 years of age, जेंट्स लेडीज सबको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग कराना हमेशा बेहतर है। थैंक यू।